सर्दियों में गीजर का इस्तेमाल करने वालों के लिए एक बेहद ही सावधान करने वाली खबर, क्योंकि यकीन मानिए आपको गर्म पानी का सुखद एहसास देने वाला गीजर किसी भी वक्त मौत की कड़वी हकीकत से रूबरू करवा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो गैस गीज़र है ये जानलेवा भी साबित हो सकता है और उसका कारण ये है कि जब हम गैस गीज़र चलाते हैं तो उसमें से एक गैस निकलती है जिसे कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसका ही पॉइजनिंग पेशेंट को होता है। अभी जो ठंडी के जो दिन है वो आ रहे हैं, गैस गीज़र का जो उपयोग है वो बढ़ने वाला है और ऐसे टाइप के जो पेशेंट है वो हमारे क्लिनिक में आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है इसके बारे में आपको अच्छा नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग जो है इसके बारे में ही संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे आप आखिर तक ज़रूर देखिए और ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्ते दोस्तों, फंडा क्लिनिकल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सौरभ और चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग जो है वो कैसे होता है, उसका जो मेन कॉज है वो है इनकम्प्लीट कंबशन। मतलब जो कोई भी चीज़ है वो अगर कंप्लीटली नहीं जली तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड तैयार होता है। सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड तैयार होने से ही पॉइजनिंग नहीं होता है, लेकिन अगर जो स्पेस में वो जल रही है चीज़ वो अगर प्रॉपरली वेंटिलेटेड नहीं है तो कार्बन मोनोऑक्साइड वो एक जगह पे जमा हो जाता है और पेशेंट फिर उसे इनहेल करता है और उससे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कहाँ कहाँ हो सकता है? तो पहला जो है वो है व्हीकल एग्जॉस्ट फ्यूम्स, मतलब हमारी जो गाड़ियाँ है उसमें से जो धुआं निकलता है उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो सकता है। दूसरा है स्मोक फ्रॉम फायर, अगर कहीं आग लग गई है और वो आग में हम अगर फंस गए हैं तो वहाँ भी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो सकता है। और तीसरा है चारकोल ग्रिल्स एंड गैस गीजर्स, मतलब ठंडी के वक्त हम जो अंगीठी लगाते हैं या जो गैस गीजर्स जलते हैं उसमें से भी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो सकता है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है उसका मैकेनिज्म ऐसा है कि इट हैज़ ग्रेट अफिनिटी फॉर हीम। हीम जो रहता है, हीम का जो मॉलिक्यूल रहता है उसे ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो जाके चिपक जाता है। अब ये जो हीम है वो कहाँ कहाँ रहता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो रहता है हीमोग्लोबिन, मतलब हमारी आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन रहता है उसके हीम को जाके ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो चिपक जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मली जो हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है, हीम हमें इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हीम के कारण ही ऑक्सीजन जो है वो लंग्स के थ्रू पूरे बॉडी में या पूरे ऑर्गन्स में सप्लाई किया जाता है। लेकिन ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी जो अफिनिटी है वो ऑक्सीजन से 250% जो है वो ज़्यादा है। मतलब हीम के लिए जो ऑक्सीजन की एफिनिटी है उससे कई गुना ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी रहती है, इसलिए वो ज़्यादा स्ट्रांगली वो हीम को जाके चिपक जाता है। और क्या होता है, एक बार वो हीम को जाके चिपक गया तो वो जो ऑक्सीजन है उसे डिस्प्लेस कर देता है और जो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है और अल्टीमेटली जो है वो टिश्यू हाइपोक्सिया होता है। मतलब जो सारे ऑर्गन्स है उसे प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिलता। इसके साथ ही जो साइटोक्रोम करके जो एंजाइम है उसमें भी हीम रहता है और ये जो साइटोक्रोम जो है वो सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियाज रहते हैं उसमें प्रेजेंट रहता है। तो वहाँ पे भी ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो जाके चिपक जाता है और वहाँ पे भी प्रॉपर फिर ऑक्सीजनेशन नहीं होता और वहाँ पे उसके कारण हो जाता है सेलुलर हाइपोक्सिया। तो इस प्रकार ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है इसका जो मेन मैकेनिज्म है वो ये है कि पेशेंट को हाइपोक्सिया हो जाता है, उसके जो बॉडी के जो अलग अलग ऑर्गन्स है उसे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता और अगर प्रॉपरली और इमीडिएटली अगर पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं मिली तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है इसके सिम्टम्स क्या है? तो अर्ली स्टेज में जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो रहता है हेडेक। अबाउट 90% पेशेंट्स में ये जो हेडेक है वो सिम्टम रहता है। इसके साथ साथ डिजीनेस भी रहता है, मतलब चक्कर जैसा आ सकता है पेशेंट को।
नौशिया रहता है, मतलब उल्टी जैसा हो सकता है, और साथ में सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। तो ये जो सारे सिम्टम्स है ये एक फ्लू की तरह रहते हैं, और इसके साथ फिर हम एज अ डॉक्टर कंफ्यूज कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की लेवल अगर बढ़ गई तो पेशेंट को फिर कन्फ्यूजन हो सकता है, उसे डिसओरिएंटेशन हो सकता है, कभी कभी झटके भी आ सकते हैं, या पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, और अल्टीमेटली पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसके साथ साथ कुछ जो दूसरे ऑर्गन्स है उसमें भी चेंजेस मिल सकते हैं, जैसे पेशेंट की जो स्किन है वो चेरी रेड कलर की हो सकती है। तो दोस्तों ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग जब होता है और ये जब हीमोग्लोबिन को चिपक जाता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मतलब COHB कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, और इसका जो कलर है वो चेरी रेड रहता है। इसके कारण जो पूरे बॉडी के जो वेन्स है उसमें ये जब जमा हो जाता है तो वो जो वेन्स है उसमें चेरी रेड कलर आ जाता है, और वो जो सुपरफिशियल वेन्स है उसके कारण फिर स्किन को भी हमें चेरी रेड कलर दिखता है। इसमें हार्ट के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, पेशेंट को अरिथमियाज आ सकते हैं, या पेशेंट को इस्केमिया और मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। फिर पेशेंट को पल्मोनरी इडिमा भी हो सकता है, रेटाइनल हिमोरेजेस भी हो सकते हैं, मतलब उसकी जो आंखें है उसमें जो रेटाइना है उसमें ब्लीडिंग हो सकता है, और रैप्डोमायोलाइसिस भी हो सकता है। फिर ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो हमारे जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है उसके हिसाब से सबसे पहले हमें पेशेंट का रिससिटेशन करना है, और जो पेशेंट है उसे साइट ऑफ एक्सपोजर से रिमूव करना है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर बाथरूम में पेशेंट कोलैप्स हो गया है और वहाँ पे पूरा कार्बन मोनोऑक्साइड जमा है तो पेशेंट को बाथरूम से निकाल के ओपन एरिया में लेके आना चाहिए। और इसका जो मेन ट्रीटमेंट है या इसका जो एंटीडोट है वो है ऑक्सीजन, मतलब हमें पेशेंट को ऑक्सीजन देना चाहिए। और अगर हमारे एरिया में फैसिलिटी अवेलेबल है तो इसकी जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो है हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी। तो दोस्तों इस प्रकार हम पेशेंट की मैनेज ऑक्सीजन से करते हैं। अब ये जो ऑक्सीजन है उसका इम्पोर्टेंस ऐसा है कि जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन तैयार होता है, अगर पेशेंट नॉर्मल एयर में ब्रीथ कर रहा है जहाँ पे 21% ऑक्सीजन है, तो ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है उसकी हाफ लाइफ रहती है 320 मिनट, मतलब 5 घंटे से भी ज़्यादा। मतलब ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है वो अपने आप डिसइंटीग्रेट होने के लिए 5 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लग सकता है अगर पेशेंट नॉर्मल एयर में ब्रीथ कर रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें पेशेंट को 100% ऑक्सीजन देना है। 100% ऑक्सीजन देने के बाद क्या होता है कि ये जो हाफ लाइफ है ये 90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटे में ही ये जो 1.5 घंटे में ही ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है उसकी जो लेवल है वो कम होना शुरू हो जाती है। और अगर हमारे पास हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी की ट्रीटमेंट अगर अवेलेबल है तो इसकी जो हाफ लाइफ है वो 23 मिनट तक ही आ जाती है, मतलब आधे घंटे से भी कम। तो इस प्रकार ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है इसकी जो मेन ट्रीटमेंट है वो है ऑक्सीजन। हमारे पास ऐसा पेशेंट अगर हिस्ट्री लेके आया तो उसे तुरंत हमें 100% ऑक्सीजन हमारे सेटअप में चालू कर देना चाहिए। दोस्तों इसमें मैं आपको और 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ कि हमारे पास जो पल्स ऑक्सीमीटर है वो पल्स ऑक्सीमीटर में हमें फॉल्सली नॉर्मल SpO2 दिख सकता है, क्योंकि जो पल्स ऑक्सीमीटर हम लोग यूज़ करते हैं उसमें कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन डिटेक्ट नहीं होता है, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन डिटेक्ट करने के लिए हमें को ऑक्सीमीटर यूज़ करना पड़ता है जो हमारे पास नॉर्मली नहीं रहता है। और जो हम नॉर्मल पल्स ऑक्सीमीटर यूज़ करते हैं उसमें हमें फॉल्सली SpO2 जो है वो नॉर्मल दिख सकता है, तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर हमने पेशेंट का ABG किया तो उसमें जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन या PO2 है वो भी हमें नॉर्मल दिख सकता है। तो दोस्तों इसमें मेन जो है वो पेशेंट की हिस्ट्री है, पेशेंट के सिम्टम्स है, और उसे ही हम ध्यान में रखते हुए पेशेंट में ये जो डायग्नोसिस है वो करना चाहिए। अगर हमारे पास को ऑक्सीमेट्री है तो उसमें से हमें कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के लेवल पता चल सकती है। फिर इसके मैनेजमेंट में जो आगे आता है वो है फॉलोअप। एक बार पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया तो 4 से 8 हफ्ते के बाद हमें उसे फॉलोअप के लिए बुलाना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग ठीक होने के बाद भी पेशेंट में कुछ आगे न्यूरो के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे पेशेंट में पार्किंसोनिज्म हो सकता है, कुछ पेरिफेरल न्यूरोपैथीज हो सकती है, इसमें हेमीप्लेजिया भी हो सकता है,
या कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस पेशेंट में हो सकता है, उसकी जो दृष्टि है वो जा सकती है, या कॉग्निटिव डिसफंक्शन यानी सोच विचार करने की भी शक्ति जो है उसमें कम हो सकती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये डिटेक्ट करने के लिए हमें पेशेंट को फॉलोअप में भी बुलाना चाहिए। तो दोस्तों ये तो हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का मैनेजमेंट। लेकिन जब पेशेंट हमारे पास से डिस्चार्ज होता है तो जो पेशेंट है या इसके जो रिलेटिव्स है उन्हें हमें एजुकेट करना चाहिए कि ये जो पॉइजनिंग है उनसे वो कैसे बच सकते हैं। जब भी हम गैस गीज़र हमारे बाथरूम में यूज़ करते हैं तो कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेके हम कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से हमारा बचाव कर सकते हैं। तो इसका जो एजुकेशन है वो भी हमें पेशेंट और उनके रिलेटिव्स को देना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो गैस का जो बर्नर है उसे हमने अगर बाथरूम के बाहर लगा दिया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बाथरूम के अंदर जमा हो ही नहीं सकता। तो ये हो गया पहला प्रिवेंटिव मेजर। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो हमने हमारा जो बाथरूम है उसे प्रॉपरली वेंटिलेटेड रखना चाहिए। हमने बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन भी लगाना चाहिए। उसका उपयोग करके हम जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है वो बाथरूम में जमा होने से उसे प्रिवेंट कर सकते हैं और पॉइजनिंग से बच सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार आज का जो वीडियो है इसमें मैंने आपको कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कैसे होता है, उसका मैकेनिज़्म क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, उसका मैनेजमेंट क्या है और उसे हम घर में गैस गीज़र पॉइजनिंग जो होता है उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इसके बारे में आपको जानकारी दी है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर आप अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए, और ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अगले वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।